साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 6 जंतुओं में जनन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, जनन की प्रक्रिया किसी जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जनन एक प्रक्रिया होती है जिसे हम आगे अच्छे से समझेंगे, है ना। जनन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कौन कर रहा है? कोई एक जाति कर रही है। जाति मतलब जैसे मान लीजिए बिल्ली है, तो बिल्ली अपने जैसे संतान पैदा करेगी, है ना। तो वो भी कैसी होगी? बिल्ली के समान ही दिखेगी। तो ये एक प्रकार की जाति हो गई। जैसे कुत्ते हैं तो कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे ही होते हैं, तो इसे हम पर्टिकुलर एक जाति मानते हैं। जैसे इंसान है तो इंसान अपने बच्चे पैदा करता है, तो वो भी कैसे होते हैं? इंसान ही होते हैं, है ना। तो इंसान एक जाति गिनी जाती है ना। तो जाति यानी स्पीसीज आपको समझ में हो गया क्या है। अब जनन की प्रक्रिया किसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब इसको समझो। जैसे बिल्ली है, ठीक है। बिल्ली क्या करेगी? जनन प्रक्रिया करेगी। जनन प्रक्रिया करने से उसकी संतान उत्पन्न होगी, वो भी बिल्ली के समान ही दिखाई देगी। अब मान लीजिए ये बिल्ली मर जाती है, तो उसकी जो संतान है वो तो जीवित रहेगी, है ना। तो ये जो इसकी संतान जीवित है वो उसकी निरंतरता को बनाए रख रही है। ये बिल्ली जो है वो भी जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करेगी, है ना। तो इस प्रकार से उसकी निरंतरता जो है वो बनी रहेगी। समझ में आ गया? चलो ठीक है। फिर अगला पॉइंट है जनन। तो जनन क्या होता है? सभी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। फिर जनन की विधियाँ जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। तो देखो, लैंगिक जनन वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है ना। यानी नर और मादा ये दोनों क्या करते हैं? अपने युग्मक छोड़ते हैं, और ये दोनों युग्मक जब संलयन होता है यानी आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक संलित होकर युग्मनज बनाते हैं। यानी नर और मादा के युग्मक जब मिलेंगे, है ना, तो वो क्या बनाएंगे? एक युग्मनज बनाएंगे, जिससे उनके पुत्र या पुत्री का जन्म होगा। उसको पहले हम क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे, ठीक है। जो विकसित होकर नया जीव बनाता है। यानी नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, उसे हम युग्मनज कहेंगे, और युग्मनज ही आगे जाकर एक नया जीव बनेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम और आगे विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानव में जो है लैंगिक जनन को समझते हैं। अब मानव में हमें पता है एक तो नर होता है, एक मादा होती है। तो नर जनन अंग कौन कौन से हैं और मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, हम वो समझते हैं। तो पहला है, नर जनन अंगों में एक जोड़ी वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक लिंग होता है। ये हम सभी जानते हैं, है ना, कि भाई दो जोड़ी वृषण होते हैं। उन दोनों वृषणों से जो है शुक्राणु नलिकाएं जुड़ी हुई होती है, और बीच में एक क्या होता है? लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। अब जो ये वृषण होते हैं ना, वो क्या छोड़ते हैं? वो नर युग्मक छोड़ते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो वृषण होते हैं वो नर युग्मक बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। अब आते हैं मादा जनन अंग में। तो देखो, मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, दो अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु यानी डिंब कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझना है ना। तो यहाँ पर यह है मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग में क्या होता है? ये दो अंडाशय है। क्या है? अंडाशय, ठीक है, जिसमें दो अंडवाहिनी जुड़ी हुई है। देखो, ये दोनों अंडवाहिनी जुड़ी हुई है, और ये दोनों वाहिनी किससे जुड़ी हुई है? गर्भाशय से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे अंडाशय हो गए, ये नलिकाएं हो गई दोनों, है ना, अंडवाहिनी, और बीच का जो भाग है वो हमारा क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। समझ में आया इतना? अच्छा, फिर ये जो अंडाशय है वो क्या बनाते हैं? तो वो अंडाणु बनाते हैं। जैसे वृषण शुक्राणु बनाता है ना। तो मादा जनन अंग में जो ये
अंडाशय है वो क्या बनाता है, अंडाणु बनाता है। ठीक है, इसी अंडाणु को हम मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। अगला पॉइंट है, मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ये समझना कि यहाँ पर देखो स्त्रियों में क्या होता है, हर महीने में एक बार या तो इस अंडाशय से या फिर इस अंडाशय से, दोनों में से एक में, है ना, दोनों में नहीं होगा, किसी एक में जो है अंडाणु का निर्मोचन होगा, यानी अंडाणु बनेंगे और वो छोड़ दिए जाएंगे। कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, इस अंडवाहिनी के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अंडाणु इस अंडवाहिनी में निर्मोचित होते हैं, है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, आपको केवल अभी इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्मोचन होता है, यानी अंडाणु यहाँ से अंडवाहिनी में चला जाता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एकल कोशिका है। अब देखो अंडाणु कहाँ से आया, तो मादा जनन अंग के अंडाशय से आया। शुक्राणु कहाँ से आया, तो शुक्राणु नर जनन अंग के वृषण से आया। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही एकल कोशिका है, यानी दोनों ही एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है निषेचन। निषेचन क्या होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। यह जनन का पहला चरण है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जनन की प्रक्रिया समझ रहे हैं, और ये जो जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तब संतान उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ हम समझ रहे हैं, है ना। तो जनन की प्रक्रिया का जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला चरण है, वो है निषेचन। निषेचन कैसे होगा, तो शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। यानी जब मादा जनन अंग द्वारा और नर जनन अंग द्वारा शुक्राणु और अंडाणु छोड़े जाएंगे, और ये शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया में ये मादा जनन अंग द्वारा अंडाणु है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये नर जनन अंग द्वारा क्या छोड़े गए हैं, शुक्राणु छोड़े गए हैं। ये अंडाणु जब शुक्राणु के साथ मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। और इस निषेचन से क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर, देखो ये दोनों क्या है, ये युग्मक है, और ये दोनों जब मिल जाएंगे, है ना, ये दोनों जब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या बना देंगे, युग्मनज का निर्माण कर देंगे। ठीक है, किसका निर्माण कर देंगे, युग्मनज का निर्माण कर देंगे। तो अगला पॉइंट यही है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो एक तो आपकी हो गया शुक्राणु और एक हो गया अंडाणु, दोनों मिल गए और ये किसका निर्माण हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। नई संतति में कुछ लक्षण माता के होते हैं तथा कुछ लक्षण पिता के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो आता है शुक्राणु, वो कहाँ से आता है, पिता से। एक आता है अंडाणु, वो कहाँ से आता है, माता से, है ना। और दोनों मिलेंगे तो इस युग्मनज में जो है नई संतति जो है उसमें दोनों के लक्षण होंगे, माता के भी कुछ गुण होंगे और पिता के भी कुछ गुण होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जो लड़का है इसकी शक्ल अपनी माँ पर गई है, ऐसा सुनते हैं हम। तो ये जो गुण उसके अंदर आए वो कहाँ से आए, उसकी माता से आए। ठीक है, तो अगला पॉइंट है निषेचन के प्रकार। यानी अब जनन के अंदर हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन में भी जो निषेचन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, अब ये आंतरिक निषेचन क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। अब जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक हमने पढ़ा कि एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब जो ये लैंगिक जनन है ना, ये जो लैंगिक जनन है इसमें आपके नर भी आता है और मादा भी आती है। जो नर होता है वो क्या छोड़ता है, वो शुक्राणु छोड़ता है, और जो मादा है वो क्या छोड़ती है, वो अंडाणु छोड़ती है। ठीक है, और जब इन दोनों चीज़ों का आपस में संलयन होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब ये जो निषेचन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। तो चलो इनको समझते हैं। सबसे पहला है आंतरिक निषेचन।
तो वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, मुर्गी, कुत्ता आदि, है ना। तो ये आंतरिक निषेचन जो है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, है ना। और दूसरा है बाह्य निषेचन, तो वह निषेचन जो मादा के शरीर से बाहर जल में होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि। तो ये जो बाह्य निषेचन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, है ना, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा है कि शरीर के बाहर ही जो है बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो चलो ऐसा समझते हैं, ऐसा संभव है मेंढक के जनन में। अब मेंढक में जनन कैसे होता है उसको समझो। जब नर तथा मादा मेंढक एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़े अंडों को जन्म देती है। ये अंडे जेली की एक परत द्वारा एक साथ रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। जब ये शुक्राणु अंडकोश में से संपर्क में आता है तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और मेंढक के बच्चे जो है वो उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है देखो, जहाँ बारिश का समय होता है, जहाँ झरने होते हैं, उसमें क्या करती है जो मादा मेंढक होती है, कौन, मादा मेंढक, वो मादा मेंढक क्या करती है, अंडे छोड़ती है। क्या छोड़ती है, अंडे। और ये जो अंडे होते हैं वो एक जेली के अंदर कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये बाहर जेली हो गई और ये इसके अंडे हो गए। जैसे ही मादा मेंढक अंडे छोड़ती है तो जो नर मेंढक आता है, ठीक है, ये नर मेंढक क्या करता है, इस जेली के पदार्थ के ठीक ऊपर आकर इस पर शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। जैसे ही इस पर शुक्राणु आते हैं तो एक अंडे के साथ एक शुक्राणु जुड़कर टेडपोल बनते हैं। टेडपोल मतलब मेंढक के बच्चे बनते हैं, ठीक है। फिर वो विकसित होकर मेंढक बन जाता है। अगला पॉइंट है परकनली शिशु। तो वे स्त्रियां जिनमें अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, तब डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों तक एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ यानी इन विट्रो निषेचन अर्थात शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को समझो कि ये क्या है। तो इसमें क्या होता है, जिन स्त्रियों में जो ये अंडवाहिनी है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये अंडवाहिनी है, ठीक है, तो यहाँ से अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाणु। ये अंडाणु यहाँ नलिका में इस साइड में आते हैं, ठीक है, और इस साइड से क्या आता है, शुक्राणु आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो अंडवाहिनी है वो अवरुद्ध है, यहाँ लिखा हो ना, अंडवाहिनी जो है वो अवरुद्ध है यानी रुकी हुई है। तो ना तो इधर से शुक्राणु जा पाएगा और ना इस साइड से जो है अंडाणु आ पाएगा। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो सकता, और जब मिलन नहीं हो सकता तो युग्मनज का निर्माण भी नहीं हो सकता, है ना। तो फिर क्या होगा, तो इस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, अब इसको समझना। तो जब अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है तो डॉक्टर क्या होते हैं कि मादा से तो अंडाणु लेते हैं, ठीक है, और जो नर होता है उससे शुक्राणु लेते हैं, और एक नलिका के अंदर इस अंडाणु और शुक्राणु का क्या करते हैं, संलयन करते हैं। यानी ये चीज़ जो है मादा के शरीर से बाहर हो रही है, इसे हम IVF बोलते हैं। तो इस नलिका के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, ठीक है। तो इस निषेचन के अनुसार अब ये किसका निर्माण हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। फिर क्या करेंगे, जब ये युग्मनज बन गया है उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे। फिर वो जो है युग्मनज 9 महीने मादा की पेट में रहेगा और फिर संतान का जन्म होगा, ठीक है। तो ये जो निषेचन है, क्योंकि मादा के शरीर के बाहर कराया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा कराया जा रहा है, इसीलिए इसको परकनली शिशु कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जहां शिशु का पूर्ण विकास व जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है, ठीक है। यानी कि सप्ताह भर उसको विकसित करके माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, और जो शिशु का जन्म होता है वो जो सामान्य शिशु जन्म लेते हैं उसी के जैसा होता है, ठीक है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। अगला पॉइंट है भ्रूण का परिवर्धन,
यानी अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद में क्या होता है, तो निषेचन के बाद में भ्रूण का परिवर्धन होता है, यानी भ्रूण बड़ा होता है। तो अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। बाद में कोशिकाएं समूहकृत होकर उत्तक और अंग में परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाती है। यह भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। यानी भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है तो इसको समझना। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मादा जनन अंग, ठीक है। और मादा जनन अंग में यहाँ से जो अंडाणु बना है वो अंडाणु इस नलिका में गया और यहाँ पर जो शुक्राणु इसके साथ मिल गया तो ये क्या बना दिया, इसने युग्मनज बना दिया। अब ये युग्मनज धीरे धीरे इस नलिका के ऊपर जाता रहेगा और यहाँ पर इसका कोशिका विभाजन होगा। यानी एक कोशिका दो कोशिका में टूटेगी, दो कोशिका तीन कोशिका में टूटेगी। फिर इस कोशिका विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं जो है वापस में मिलेगी, कोशिकाएं वापस आपस में मिलेगी और इतना मिलेगी कि वहाँ पर ये बहुत सारी समूहकृत होकर यानी आपस में मिलकर एक ऐसी संरचना बनाएगी जिसे हम भ्रूण कहेंगे। और ये जो भ्रूण है वो कहाँ स्थापित हो जाएगा, मादा के गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो आपका युग्मनज बना है, ठीक है, उस युग्मनज का पहले क्या होगा, विभाजन होगा। यानी कि वो दो भागों में अंदर टूटेगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो अलग होगा, अलग होकर ऐसी ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ेगी यानी समूहकृत होगी, ठीक है। अब ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाएगी, उत्तक बनाएगी। फिर उत्तक से अंग बनाएगी। अंग का मतलब ये है कि उसके हाथ पैर मुंह आँख कान नाक ये सब अंग बनेंगे, ठीक है। और ऐसा बन जाएगा कि वो क्या बन जाएगा, एक भ्रूण बन जाएगा। यानी फिर वो उसकी संरचना कुछ मानव की जैसे दिखाई देगी, हालांकि बहुत छोटी संरचना होगी लेकिन उसमें अंग हमें दिखने लग जाएंगे। फिर ये भ्रूण जो है 9 महीने तक जो है पेट में बड़ा होता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा। तो आगे लिखा है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है गर्भ कहलाता है। यानी भ्रूण को जब हम अच्छे से पहचान पाए कि हाँ उसके शारीरिक अंग जो है वो दिखने लगे तो उस चीज़ को, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, ठीक है। फिर देखो, मुर्गी में भ्रूण परिवर्तन। अभी हमने जो मेंढक के बारे में पढ़ा था वो हमने बाहरी निषेचन पढ़ा था। एक हम आंतरिक निषेचन होता है ना, जो मनुष्यों में होता है। और बाहरी निषेचन हम किस में पढ़ चुके हैं, मेंढक में। अब हम पढ़ेंगे मुर्गी में जो भ्रूण परिवर्तन होता है यानी भ्रूण बड़ा होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ है, मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर जाता है। यानी जैसे अंडवाहिनी में मानव संरचना में हुआ था वैसा ही मुर्गी में होता है। तो मुर्गी में क्या होता है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर जाता है। उसी समय युग्मनज के चारों ओर एक परत चढ़ जाती है जिसे कवच कहते हैं। यानी उसके चारों अंडा होता है ना, अंडा क्या है, जो मुर्गी के युग्मनज है उसके चारों ओर एक कठोर आवरण है, ठीक है, उस जिसे हम अंडा कहते हैं, है ना, एक कवच है। कवच पूरा होने पर मुर्गी अंडा देती है। यानी मुर्गी जो है वो बच्चे को जन्म नहीं देती है, वो अंडे देती है। अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह लग सकता है। यानी अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह लगता है। यानी 3 सप्ताह बाद अंडा फूट जाता है और उसमें से चूजा निकलता है। चूजा जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो कवच टूट जाता है और चूजा बाहर आ जाता है। यानी वो अंडा से बाहर निकल जाता है। फिर है जरायुज एवं अंडप्रज जंतु। तो वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य गाय बकरी आदि, है ना। यानी जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं
उसे हम जरायुज कहते हैं। और अंडप्रज क्या है, तो वे जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रज जंतु कहते हैं, जैसे मुर्गी, चिपकली आदि, है ना। फिर अगला पॉइंट है मेंढक में जीवन चक्र। तो मेंढक जो होता है उसमें जीवन चक्र कैसा होता है, तो हम जानते हैं मेंढक अंडे देते हैं, फिर अंडे से नर मेंढक उस पर आकर शुक्राणु छोड़ते हैं, शुक्राणु से जब छोड़ते हैं तो उनका सलयन होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन होने के बाद कुछ देर बाद टेडपोल निकलते हैं, और टेडपोल कुछ दिन बाद क्या बन जाते हैं, एक वयस्क मेंढक बन जाते हैं। तो टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। फिर अगला पॉइंट हमारा है अलैंगिक जनन, यानी यहाँ तक हमारा लैंगिक जनन पूरा हो गया। अब हमें अलैंगिक जनन समझना है। अब अलैंगिक जनन होता क्या है, तो वह जनन जिसमें एक ही जनक से एक नया जीव का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, अमीबा आदि में अलैंगिक जनन होता है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो, लैंगिक जनन में हमें क्या चाहिए था, तो लैंगिक जनन होने के लिए नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। तो अलैंगिक जनन में नया क्या है, तो इसमें केवल एक ही जनक, यानी इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं है। नर होगा तो भी चलेगा, मादा होगी तो भी चलेगा, एक से ही काम चल जाएगा। तो एक ही जनक द्वारा क्या होते हैं, संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया। अगला पॉइंट है हाइड्रा में जनन, यानी अलैंगिक जनन में जो हाइड्रा है, अमीबा है, ये अलैंगिक जनन करते हैं। तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है उसको हम समझेंगे। तो हाइड्रा में एक या अधिक उभार विकसित होकर अलग हो जाते हैं, इन्हें मुकुल कहते हैं, और इस जनन को मुकुलन कहते हैं। यानी हाइड्रा क्या होता है, ये एक ऐसी संरचना होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये हाइड्रा है। तो एक समय क्या होता है, इसमें से छोटे छोटे उबार ऐसे आते हैं इसके अंदर से, और ये जो उबार है वो अलग हो जाते हैं। जैसे ये उबार अलग हो गया यहाँ पर, अब ये उबार क्या होगा, खुद ऐसी संरचना बना देगा। फिर इसमें से भी उबार बनेंगे, वो उबार अलग हो जाएंगे और वो भी एक संरचना इस प्रकार की बनाएंगे। तो यहाँ एक ही जनक से उसकी संतति उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और हाइड्रा में जो जनन होता है, क्योंकि इस उभार को हम मुकुल कहते हैं, तो इस जनन प्रक्रिया का नाम क्या है, मुकुलन है। क्या है, मुकुलन। फिर है अमीबा में जनन। अब देखो, अमीबा क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होता है ना। तो यहाँ लिखा है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन के समय इसका केंद्रक दो भागों में बंटकर अलग हो जाता है। इस जनन को द्विखंडन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, और अमीबा में ये क्या है, इसका केंद्रक है। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है। अब ये केंद्रक क्या होता है, इस कोशिका में दो भागों में बट जाता है। फिर जहाँ से ये दो भागों से बटा है वहाँ से ये इस प्रकार से दो हिस्से अलग हो जाएंगे, मतलब ये दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, तो इसके क्योंकि दो भाग हो गए, इसलिए इस जनन प्रक्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी अलैंगिक जनन हुआ। एक ही जनक से इसकी दो संतानें बन गई। समझ गए ना। तो इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जनन की जरूरत होती है। अब है डॉली की कहानी, जिसे हम क्लोन भी कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक हीरो है, जैसे सलमान खान है, तो मुझे सलमान खान के जैसा ही एक और जो है जीव बनाना है, तो हम वो बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्लोन जो है फर्स्ट टाइम कहाँ किया गया, डॉली नाम की एक भेड़ पर किया गया। अब ये होती क्या है, देखो, किसी समरूप कोशिका या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। कृत्रिम यानी कोई वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया सेम टू सेम जीव, फोटोकॉपी। ठीक है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। 5 जुलाई 1996 को डॉली का जन्म हुआ। अब आपको खाली इतना सा ध्यान रखना है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 भेड़ है। ये है फिन डॉर्सेट भेड़, और ये है स्कॉटिश ब्लैकफेस इव भेड़। ठीक है, और इन दोनों की मदद से इस डॉली का जन्म हुआ। अब आप देख रहे हो कि ये जो पहली भेड़ है और जो ये डॉली ने जन्म लिया है, ये दोनों सेम टू सेम है।
अब इसका जन्म हुआ कैसे, मतलब ये जो है डॉली वो इसकी एक क्लोन है, इसकी फोटोकॉपी है, इसके जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये क्लोनिंग हुई कैसे, अब इसको समझना। तो यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले ये जो फिन डॉर्सेट भेड़ है, ठीक है, इसकी स्तन ग्रंथि से यहाँ से एक कोशिका ली गई, ठीक है, यहाँ से क्या करा, एक कोशिका ली गई। अब कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। फिर ये जो दूसरी भेड़ है जिसका मुंह काला है ना, यहाँ से इसके इसमें से भी अंडाशय में से अंडाणु निकाला गया, यानी एक कोशिका ली गई, यहाँ से भी एक कोशिका ली गई। अब क्या करा, इस कोशिका में जो ये बीच में केंद्रक है इसको बाहर निकाल दिया गया, इसको नष्ट कर दिया गया। तो अब इसमें खाली ये कोशिका द्रव्य बचा है ना, और केंद्रक बाहर निकाल दिया। और जो पहली फिन डॉर्सेट भेड़ थी उसके केंद्रक को बाहर निकाल के इस कोशिका में स्थापित कर दिया गया, यानी इसकी जो कोशिका है उस कोशिका में केंद्रक किसका डाल दिया, इसका केंद्रक डाल दिया। फिर क्या किया, जो ये नई कोशिका बनी है जिसका केंद्रक इसका है, इस भेड़ का है, इस कोशिका को इसके गर्भाशय में स्थापित किया गया, ठीक है। फिर इस गर्भाशय में ये कोशिका का विकास हुआ, फिर वो भ्रूण बना, भ्रूण से फिर इसने जिसे जन्म दिया वो जो भेड़ थी उसको डॉली नाम दिया। अब ये जो डॉली है वो सेम इसकी जैसे दिखती थी। अब इसकी जैसी क्यों दिखती थी, क्योंकि केंद्रक किसका था, इस भेड़ का था, इसलिए ये इसके जैसे दिखाई दे रही थी। यानी कोशिका में जो केंद्र होता है वही डिसाइड करता है कि इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, यानी ये इसके जैसे दिखेगी या इसके जैसे, तो ये इसके जैसे दिखेगी क्योंकि केंद्रक इसका था। बात समझ में आई। और सेम टू सेम इसकी फोटोकॉपी थी, ये इसकी क्लोनिंग थी। तो इस प्रकार से जो क्लोन बनाए गए है ना, उसी को हम जो है डॉली की कहानी के नाम से जानते हैं। और इस भेड़ का जन्म कब कराया गया, 5 जुलाई 1996 को कराया गया। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त हुआ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।